तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान, जो कि आपका अध्याय चल रहा है, जो है कि विद्युत धारा। ठीक है, क्या चल रहा है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक जो है कि करंट। ये है जो है कि आपका पार्ट टू। क्या है? पार्ट टू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले जो है कि पार्ट वन जो है कि करा दिया गया है। यदि आप जो है कि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप जो है कि देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है कि कुछ जो टॉपिक है उसमें करा दिया गया है। ठीक, उस टॉपिक को जो है कि आप देखिए जरूर, तभी जो है कि वीडियो आपको जो है कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इसके पहले आपका एक पार्ट वन जो है कि बना दिया गया है। ये जो है कि आपका पार्ट टू है। ठीक ना? तो चलिए जो है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है क्या देख रहे हैं कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वही टॉपिक आपको जो है कि इस वीडियो में जो है कि कराए जाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी जितने भी वीडियो जो है कि बनाए हैं, ठीक है, लेक्चर है, उसमें भी जो है कि वही टॉपिक लिए गए हैं जहाँ से आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए जो है कि हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम बात करें किसके बारे में, जो है कि विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, कि विद्युत धारा सॉरी बात करते हैं जो कि इसमें हम विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, जो हम कोई भी तार जो होता है मेटल का ही बनता है, धातु का, तो उसके अंदर जो है कि एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि उसके अंदर से जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा के मार्ग को जो है कि रुकेगा। किसी भी चालक या तार के अंदर वह गुण जो उस धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, वही उसका गुण कहलाता है उस तार का या चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, वही गुण उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। चलिए इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। क्या हम लिखेंगे? किसी किसी चालक किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, वही गुण उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, इसे जो है कि जिसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं ठीक है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? देखिए, कैपिटल आर से। तो इस चीज को याद रखिएगा, किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल आर से। तो मैंने क्या लिखा? किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है या पैदा करता है, वही गुण उस चालक का प्रतिरोध
कहलाता है, ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अब चलिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कि आपका आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाता है आपका, देखिए ओम का नियम होता है जो आगे हम पढ़ाएंगे, v बराबर आर इंटू आर। यहाँ से आर निकालेंगे तो v अपान में आर आई आ जाएगा, तो v अपान में आई, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये है कि प्रतिरोध का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, और देख सकते हैं जहां 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 भी जो है कि विभवांतर है, विभवांतर, ठीक, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई क्या है, धारा है, विद्युत धारा, ठीक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा प्रतिरोध का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक। इसका मात्रक देखिए कैसे बनेगा, ये ऊपर है विभवांतर, तो विभवांतर का होता है वोल्ट, तो आप लिखेंगे वोल्ट, ठीक, और नीचे प्रति बटे, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर, ठीक। तो क्या बन गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहा जाता है, मिलाकर के आपका ओम, क्या बोलते हैं ओम। ओम का सिंबल कैसे होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो ये ओम का सिंबल होता है। और याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक में परिपथ में यदि दिखाया जाता है, तो उस परिपथ में हम प्रतिरोध को किस तरीके से दर्शाते हैं, तो दर्शाने के लिए उसका प्रतीक क्या होता है, देखिए प्रतीक करें उसका, ठीक है, दर्शाएंगे कैसे, तो ये प्रतिरोध का जो है कि सिंबल दिखाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो है कि मान लीजिए किसी परिपथ में लगाना है, तो ये इसका एक सिरा हो गया, ये जो है कि इसका दूसरा सिरा, ठीक है, तो यही है जो है कि आपका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को जो है कि इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि विद्युत और प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, वही गुण उसका जो है कि प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को जो है कि हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। और इसका जो है कि मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे बना सकते हैं आप, दोनों याद रखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहा जाता है ओम, क्योंकि आपका जो है कि एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं मात्रक से भी जो है कि बन जाते हैं, कि जो है कि बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप खोजोगे इसको, लेकिन ऑप्शन में दे देता है जो कि इसको, ठीक है। तो ये भी जो एक चीज याद रखना है कि आपका बस यही मात्रक नहीं है, ये भी है वोल्ट प्रति एम्पियर। कैसे बना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऊपर हो जाएगा वोल्ट, नीचे हो जाएगा एम्पियर, धारा है तो एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया जो है कि आपका प्रतिरोध। तो चलिए हम जो है कि आप क्या करते हैं, अब यहाँ से जो है कि आपका जो प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का या 6 नंबर का, इसी से जो है कि आपका अच्छा एक प्रश्न बन जाता है, वो जो है कि बड़ा में क्या बनता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब कि जो प्रतिरोध का मान है कम बेसी किन किन कारकों पे होगा, कम या बेसी किन किन कारकों पे होगा, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए इस चीज को हम जो है कि देखते हैं, ठीक। आप लिखना चाहो तो इसको जो है कि आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगला जो है कि अगला टॉपिक क्या जो है कि जो आप प्रतिरोध पढ़े हो उसी के बारे में है। तो प्रतिरोध जो होता है किन किन कारकों पे निर्भर करता है उसका उल्लेख कीजिए, इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है।
तो चलिए इस चीज को देखते हैं। और ये जो प्रश्न होता है आपका 6 नंबर का या तो 4 नंबर का जो है कि बनता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से जो है कि आप समझिएगा। तो चलिए इस चीज को देखते हैं किन किन कारकों पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। लिखेंगे जो है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो प्रतिरोध है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए देखिए कौन कौन से कारक है। इसमें है जो है कि आपका पहला कारक जो है कि चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, ठीक है। इस पे जो है कि निर्भर करता है। तो देखिए इसमें क्या है कि चालक तार की लंबाई पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो किसी चालक की यदि लंबाई बढ़ाते हैं तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात कहने का मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कैसे होता है? समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने पे प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। तो यही पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई स्मॉल r के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं हम लोग कि R समानुपाती, ठीक ना। अब इसके कहने का मतलब क्या है? अब इसके कहने का मतलब ये है यदि आप जो है कि तार की लंबाई बढ़ाते हो, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाते हो आप तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। तार की लंबाई जो है कि घटता है, घटाते हो, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध जो है कि घट जाता है। यही इसका मतलब है, यही इसका क्या है कि मतलब है, ठीक है। तो नीचे आप लिख सकते हो कि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि करने पे उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यदि कह दें हम कि चालक की लंबाई दोगुना कर दे तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? अरे भाई चालक की लंबाई दोगुना करेंगे आप तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यदि चालक की लंबाई का यदि 3 गुना करते हैं
तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? तो 3 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा। लंबाई आधा करते हैं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आए साल जो है कि पेपर में जो है कि ये प्रश्न पूछा भी गया था कि लंबाई जो है कि दोगुना करने पे और उसकी मोटाई आधा करने पे उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। दो मतलब दो तार थे, एक तार की लंबाई जो है कि L और मोटाई अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A था। तो कहा था कि उसी पदार्थ का दूसरा चालक है जिसकी लंबाई दोगुनी थी और मोटाई जो है कि उसका आधा था। ठीक है, तो उस वाले का प्रतिरोध पूछ लिया था। ठीक, तो चलिए अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। तो ये पहला कारक हो गया। दूसरा कारक क्या होगा? तो दूसरा कारक होगा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चालक है, यहाँ पे मान लीजिए कि चालक है, मान लीजिए चालक तार है, ये इसकी लंबाई है L। लंबाई क्या हो जाएगी? L। ठीक, आइए इसका मोटाई हो जाता है, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये दिखता है ऐसे, आगे आगे से देखेंगे इस चीज को, तार को, तो ये ऐसा ही दिखेगा वृत्ताकार। ठीक ना, तो इसका कुछ न कुछ एरिया होता होगा। इसका एरिया कैसा होगा कि वृत्ताकार है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है इसका एरिया कितना है? A है। ठीक है, इसी चीज को दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है कि चालक का जो है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए, मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है? R। तो जो प्रतिरोध है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल के क्या होगा? तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। लिख सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, लिखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात, तो अब यहां से लिख लेंगे जो कि अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात, तो लिखेंगे यहाँ पे जो है कि अर्थात में R अनुक्रमानुपाती 1/में, व्युत्क्रमानुपाती मतलब यही होता है 1/में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, एक तार के जो चालक है उसकी मोटाई बढ़ाते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? उसकी मोटाई बढ़ाएंगे, घटाएंगे। ठीक है ना, तो मोटाई बढ़ाते हैं चालक का तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक, अब वही अनुप्रस्थ काट का जो है कि जब चालक की मोटाई घटाते हैं, पतला करते हैं तार को, तो उसका प्रतिरोध जो है कि बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात जो है हो जाएगा आपका ये। तो इस चीज को आप जो है कि समझ सकते हैं। ठीक ना, तो इस चीज को आप क्या करेंगे? समझ लेंगे। देखिए फिर से मैंने क्या कहा, एक तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी जो है कि सॉरी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाता है। बढ़ेगा क्षेत्रफल तो प्रतिरोध घटेगा। और वही तार की मोटाई कम करते हैं, पतला करते हैं तार को, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कि कम होता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें उल्टा बोला जाता है, इसको कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये उल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे सीधा था ना। ये हो गया दूसरा कारक। चलिए तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा, तो तीसरा कारक है जो है कि तापमान, या कह लीजिए ताप। ठीक है ना, तो ताप में क्या होता है? तो ताप के भी देखिए टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर मतलब ताप,
ठीक है, देखिए जो प्रतिरोध होगा ये प्रतिरोध ये ताप के भी जो है कि अनुपाती होता है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब आप ताप किसी तार, जैसे मान लीजिए कि जो तार होता है उसमें करंट बहता है, अब करंट बहेगा तो जो है कि गर्म हो जाता है, अगर गर्म नहीं हुआ तो मान लीजिए कि गर्मियों के दिनों में उसका तापमान बढ़ जाएगा, सर्दियों के दिनों में उसका तापमान घट जाता है। तो इस पे भी जो है कि उस तार के प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पे भी निर्भर करता है। अर्थात जो है कि ताप बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाने पे चालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, जो प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान के अनुपाती होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटाने पे प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस चीज को आप दिखा सकते हो, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध जो है कि बढ़ेगा, तापमान घटाने पे प्रतिरोध जो है कि घटेगा। ठीक, तो इस चीज को आप ले सकते हो। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है, चौथा। ठीक है, चौथा भी जो है कि हम बता देते हैं। चौथा है जो है कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रोधक, जिसको रो से दिखाते हैं। अब एक फार्मूला लिखेंगे, अभी एक फार्मूला जो है कि लिखेंगे, उसी फार्मूला से जो है कि आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो सारी चीजें वहीं से है। ठीक है, तो देखिए किसी तार का जो प्रतिरोधकता होता है, यदि वो ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। प्रतिरोधकता जो है कि जिस तार का कम होता है, जिस चालक पदार्थ का कम होता है, चालक पदार्थ मतलब जैसे आपका कापर होता है, कापर के भी तार बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वही कर सकते हैं पदार्थ की प्रकृति। ठीक ना, तो आप जो है कि कापर के भी तार बनाते हैं, एल्युमिनियम का भी बनाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है कि आप चांदी कितने बनता है, चांदी जो होता है अच्छा चालक होता है। पूछा है सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी होता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, इसलिए चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। लेकिन चांदी का तार बनेगा तो घरों में वायरिंग कराएंगे चांदी का, तो वो तो महंगा होता ही है। नहीं था चला कि कोई जो है कि आसपास में, हाँ आप नहीं रहे तो तार कोई निकाल के लेकर चला गया सुनार की दुकान पे। ठीक, और उसका जो कॉस्ट होता है, ठीक है ना, चांदी का तार बनाने जो है कि बहुत महंगा पड़ता है, तो लोग जो है कि एफर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो दूसरा नंबर पे कौन आता है, तो कापर आता है। तो दूसरा नंबर पे जो है कि आपका कापर सबसे अच्छा चालक है। पहले नंबर पे कौन है, चांदी, और दूसरे नंबर पे कौन है, कापर। तो कापर की जो प्रतिरोधकता होती है वो चांदी से तो ज्यादा होता है, लेकिन अन्य जो मेटल होते हैं उनसे कम होता है, इसलिए जो है कि कापर को जो है कि दूसरे नंबर पे रखा गया। ठीक है, तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालक का तार बढ़ेगा, चालक की जो है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। जिस जो है कि पदार्थ के तार जो है कि बनाए जाते हैं उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, प्रतिरोधकता कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी कम होगा। तो चांदी का प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए वो अच्छा चालक है। उसके बाद जो है कि कापर की प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए वो भी देखिए एक अच्छा चालक है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, भी यहाँ पे चीज लिख सकते हो, पदार्थ की प्रकृति। ठीक, पदार्थ की यहाँ की प्रकृति भी लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थ के बने चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से अपना। ठीक ना, चलिए, तो एक फार्मूला था उसी की मदद से देखिए सारी चीजें। फार्मूला क्या है, वो प्रतिरोध का तो एक फार्मूला है, वो है जो कि R बराबर रो इंटू एल अपान में ए, ये होता है मेन प्रतिरोध का फार्मूला। इसी से सारी चीजें जो है कि लिखा गया, आप इसको समझ जाओगे तो ये पूरा चीज अपने आप जो है कि लिख लोगे। तो देखिए इसमें क्या है, यहां से आप देखेंगे सीधे, ठीक ना, यहां से आप देखेंगे
तो ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ऐसे समानुपाती, ये चिन्ह हटाएंगे ना ये दो हट जाएगा। तो ये जो एक लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाने पे प्रतिरोध घटता है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे, नीचे कौन है, ए है, ये मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये व्युत्पन्नपाती में इसीलिए नीचे है ये। तो तार की मोटाई बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की मोटाई घटाने पे उसका प्रतिरोध जो है कि सॉरी उल्टा हो दिया मैंने, तार का जो कि प्रतिरोध जो है कि तार की मोटाई बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा और तार की जो है कि मोटाई घटाने पे प्रतिरोध जो है कि मोटाई घटाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और तार को मोटा करेंगे, तार जो है कि जितना आप मोटा रखेंगे उसका उतना ही प्रतिरोध कम होता जाएगा। और जैसे जो है कि प्रतिरोध कम होगा तो करंट को कम रोकेगा, करंट जो है कि अच्छे से बहेगा उसके अंदर से। तो इसलिए देखते नहीं जो है कि आप लोग जो है कि घरों में जब वायरिंग कराते हैं तो मोटा तार लेते हैं थोड़ा, कापर का जो तार जो होता है वो अच्छा भी होता है। और उसी कापर की जगह पे यदि एल्युमिनियम लेते हो तो आप केबल लाते हो, आप केबल में जानते हो कितना मोटे मोटे होते हैं। जब आप मेन पोल पर से खींच के लाते हैं तो तार देखे होंगे कि जो है कि आपका जो केबल होता है उसमें एल्युमिनियम का जो है कि तार होता है और वो मोटा होता है। वही कापर का रहता है तो आपका थोड़ा पतला रहेगा, क्योंकि कापर की जो प्रतिरोधकता होती है वो जो है कि कम होती है एल्युमिनियम से। तो कापर जो है कि अच्छा चालक होता है धारा का। ठीक है, तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा आसानी से बहेगी उसके अंदर से। तो वही चीजें यहाँ पे कि तार को आप जितना मोटा रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है कि घट जाता है। और तार को आप पतला रखोगे तो वही प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा आएगी। ठीक है, मतलब उसके अंदर से जो है कि धारा जो है कि सुगमता से नहीं बहेगी, आसानी से नहीं बह पाती है। ठीक है, तो जहाँ पे जैसी जरूरत होती है कि हमको जो है कि ये चीज चलाना, जैसे हीटर वगैरह चलाना होता है तार मोटा रखते हैं आप लोग। लेकिन कोई हल्का चीज चलाना है, पंखा वगैरह चाहे जो है कि बल्ब वगैरह जो है कि जलाना है तो आप जो है कि तार को पतला रख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार जो है कि हम तार को पतला मोटा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये जो है कि आपका रो, क्या है, रो है, इसको रो पढ़ते हैं। अमृत की रो है, रो, इसको रो पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रो होता है। ठीक, तो देखिए अभी रो भी जो है कि प्रतिरोध के समानुपाती है। कैसे है, समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस रो क्या है, प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, किसी चालक का प्रतिरोधकता जो है कि ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्योंकि जो चालक होते हैं वो भिन्न भिन्न पदार्थ के बन सकते हैं, जैसे कापर का बन जाता है, एल्युमिनियम का बनता है। ठीक है, तो कापर की प्रतिरोधकता एल्युमिनियम से कम होती है, इसीलिए कापर अच्छा माना जाता है चालक। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता जो है कि कापर से ज्यादा होती है, इसलिए जो है कि थोड़ा सा हाँ कापर से जो है कि अच्छा नहीं माना जाता है चालक। ठीक है ना, तो देखिए तो यही चीज है यहाँ से। तो ये फॉर्मूला पे याद रखिए, इस पे सवाल भी बहुत अच्छे देते हैं, इसी पे सवाल जो है कि बहुत अच्छा आता है। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। देखिए ये तो बता ही दिया, तापमान बढ़ने पे किसी तार का जो है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है कि बढ़ जाता है, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध जो है कि घट जाता है। तो ये था जो है कि आपका प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये प्रश्न जो है कि बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेगा। और जो है कि हम एक चीज बता दें कि आपका जो है कि जो बोर्ड का एग्जाम है नजदीक जो है कि आता जा रहा है। ठीक है, इसका समय जो है कि ज्यादा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि बहुत समय है, मैं जो है कि जब पेपर आएगा तभी पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, आपको जो है कि 5-6 विषयों का जो है कि पेपर देना है। तो एक तुम्हारा ये काला है, फिर जो लेते हैं कुछ लोग संस्कृत लेते हैं। ठीक, तो आपको जो है क्या करना है, डेली हर विषय का एक एक जो है कि चैप्टर आराम से जो है कि रिवीजन कीजिए, जो नोट्स वगैरह बनाए उसको जो है कि आप रिवीजन कीजिए। और जो है कि एक पेज पे लिखते जाइए कि इस चैप्टर को मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। ये पढ़ने का जो है कि स्ट्रेटजी होती है, जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया उसको एक पेज पे लिख लीजिए अच्छे से कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़िए। फिर उसी चैप्टर जो है कि जब आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो उसका भी टॉपिक लिखिए कि मुझे ये चीज याद हो गया। और फिर जो है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका जो है कि प्रैक्टिस मान लीजिए।
4-5 सेट जो है कि चार पांच सेटों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप जो है कि सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तब आप जो है कि बिना बेहिचक जाके आप एग्जाम में लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो मेहनत कीजिए। ये जो है कि आपका समय बहुत अच्छा है, सर्दी का मौसम में आराम से जो है कि घर पे जो है कि बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज से जो है कि आप ठान लीजिए कि मुझे पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही हालत होगी, आप ही सोच लो, या तो आपको करना क्या है आगे चल करके। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, वही जाएंगे जो है कि कहीं कंपनी वगैरह में काम करेंगे। ठीक, तो यही समय है पढ़ने का, तो आप अच्छे से जो है कि पढ़ लीजिए। ठीक, तो चलिए हम बात करेंगे जो है कि अब अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं उसको जो है कि हम किस क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना? मतलब एक से अधिक प्रतिरोध रहेंगे तो हम आवश्यकता के अनुसार जो है कि उसको किस क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें होता है प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तीन तरीका भी होता है। ठीक है ना? पहला होता है कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम सीरीज बोलते हैं। दूसरा होता है आपका जो है कि समांतर क्रम संयोजन। तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। ठीक है? तो यहाँ से आपका डेरिवेशन पूछा जाता है, डेरिवेशन के साथ साथ इस पे सवाल भी आते हैं। ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन को पालें। श्रेणी क्रम संयोजन कैसे बनता है तो इधर देखिए। जैसे मानिए कि यहाँ पे हम प्रतिरोध ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये इसका जो है कि पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा। ठीक है? अब दूसरा प्रतिरोध का यहाँ पे पहला सिरा जुड़ गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसका जो है कि ये पहला सिरा है। ठीक है? ये दूसरा सिरा। ऐसे यहाँ पे एक और ले लेंगे, ये प्रतिरोध पहला हो गया R1, इसका प्रतिरोध हो जाएगा R2, इसका प्रतिरोध हो जाएगा जो है कि R3। ठीक है? ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे इसको बैटरी से जोड़ लीजिए। ये बैटरी हो जाएगी। ठीक है? ये इसका जो है कि प्लस सिरा हो जाएगा, ये जो है कि माइनस वाला। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो प्रतिरोध है पहला वाला, इसका पहला सिरा यहाँ पे, यह है दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो यही क्रम कहलाता है आपका श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक ना? तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए देखिए, अब ये कि होगा क्या कि इस बैटरी का मान लेते हैं, इस बैटरी का जो विभव है वो मान लेते हैं भी है। कितना है कि भी। ठीक है? अब ये जो बैटरी का जो विभव है भी, ये तीन भागों में बटेगा यहाँ पे। ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं इसको ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है ना? ऐसे। तो इसके बीच का जो है कि इनके सिरों का विभवांतर कितना होगा और इनके सिरों का विभवांतर कितना होगा और इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो देखिए इसका प्रतिरोध है R1, यहाँ पे इसका विभवांतर हो जाएगा V1। इसका प्रतिरोध है जो है कि R2, इसका जो है कि हो जाएगा आपका जो है कि V2। यहाँ पे क्या हो जाएगा V3। ठीक है? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से धारा निकलेगी प्लस से, तो ऐसे धारा निकल के जाएगी I। ठीक है? ऐसे यही धारा जो है कि तीनों में से गुजरती है। ठीक है? यही धारा क्या होगी, तीनों में से गुजरेगी। तो धारा तो तीनों में से सेम गुजर जाती है, प्रवाहित होगी। लेकिन देखिए तीनों का जो प्रतिरोध है अलग अलग है, और तीनों का जो है कि विभवांतर, सिरों का विभवांतर भी अलग अलग है। मतलब
बैटरी का जो वोल्टेज जो विभवांतर है ना वो 3 भागों में बढ़ चुका है। फिर तीनों को जोड़े तो बैटरी के विभवांतर के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है, ठीक है, V1, V2 और V3 है, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इसके पहले जो कि ओम का नियम पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलिए ओम का नियम जो कि आखिरी में पढ़ा देंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है क्या आपका V बराबर I इंटू R, ठीक है। इसको भी अच्छे से हम देखेंगे, ये ओम का नियम होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो है कि ओम के नियम से, या लिख सकते हैं पहले यहाँ पे लिख सकते हैं जो है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, परिपथ में जो है कि प्रवाहित धारा I है, कितना है जो कि I है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो लिख सकते हैं जो कि ओम के नियम से, ओम के नियम से तो ओम के नियम से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें ओम का नियम लगाओगे आप, तो बताइए कि इसमें धारा कितनी जा रही है I, ठीक है, तो I हो जाएगा। इसका विभवांतर कितना है V1, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा। प्रतिरोध कितना है R1, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा V1 बराबर I इंटू R1। तो यहाँ से जो है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं मुझे कि V1 बराबर जो है कि I इंटू जो है कि R1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक। फिर वैसे दूसरा में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V2 बराबर I, इसमें भी धारा उतनी जाएगी R2, ठीक है, समीकरण नंबर 1 आपका सेकंड हो जाएगा। ऐसे निकालिए V3 बराबर I R3, ठीक है, I R3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से तीनों का जो है कि हमने क्या किया, ओम के नियम से जो है कि वोल्टेज निकाल लिया V1, V2, V3। अब क्या करते हैं, अब चलिए अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि इन तीनों प्रतिरोध की जगह पे एक बड़ा सा प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है ना, मतलब इन तीनों को मिलाने के बाद जितना प्रतिरोध बनेगा उस, ठीक है ना, उतने ही प्रतिरोध का हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, मतलब इसकी जगह पे एक प्रतिरोध ऐसे लगा देंगे बड़ा सा, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा R, इसका सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा V, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे V, ठीक, धारा कितनी जाएगी I। तो यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं उसको, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R है, कैपिटल R है, ठीक है,
क्या है, कैपिटल आर है। और बैटरी का जो है कि लिख सकते हैं बैटरी का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, बैटरी का विभवांतर कैपिटल भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तब यहां से लिख सकते हैं, तब ओम के नियम से, किस नियम से चलेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो ओम का नियम लगाइए, तो भी बराबर हो जाएगा आपका आई इंटू आर, क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। इसको समीकरण नंबर बना दीजिए क्या, चौथा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा देखिए आपका चौथा। तो ये बन जाएगा आपका। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या जो है कि, अब देखिए अब नीचे लिखेंगे बैटरी का कुल विभवांतर, कुल विभव, ठीक है ना। तो बैटरी का कुल विभव निकाले रहेंगे। यही जो विभव है तीन भागों में बटा हुआ है, V1, V2, V3। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो इस बैटरी के विभव के बराबर होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। ये जो बैटरी का जो विभवांतर या जो विभव है वो जो है कि इन तीनों जो है कि विभवांतर के जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है कि बैटरी का कुल विभव तो हो जाएगा आपका जो है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इसको समीकरण में जो है कि आप 5 मान सकते हो, ठीक है, क्रम से मानते चले जाना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो V1, ये जो V दिख रहा है, V का मान यहाँ पे I इंटू आर, यहाँ रख लेंगे। V1 का मान कितना है, तो I इंटू R1 है, यहाँ रख लेंगे। इसे V2 का मान रखेंगे यहाँ से, ठीक। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, V बराबर क्या, I इंटू आर, तो यहाँ रख लेंगे V की जगह पे। यहाँ पे V1 है तो यहाँ से V1 का मान रखेंगे ये, ठीक है, I इंटू R1। यहाँ V2 का मान रखेंगे I इंटू R2। यहाँ पे V3 का मान रखेंगे जो कि I इंटू R3। यही पे आपको सब जो है कि वैल्यू पुट कर देना है, रख देना है, ठीक है। क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो रखने के बाद क्या होगा, देखिए V बराबर V1 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए I इंटू R1 है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, लिख दिए होते कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो 5 से, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। समीकरण 1, 2, 3, 4 और 5 से कितना लिखना, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इतना। चलिए अब यहां से देखिए आई कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से तो भी कॉमन रखे नहीं, ये भी कॉमन जो है रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आई इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे आई तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो आई इंटू R1 बराबर, यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा आपका, तो कोष्ट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, तो I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपको, तो बचेगा यहाँ से जो कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा जो है कि आपका श्रेणी क्रम में जो है कि तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो है कि फार्मूला हो जाएगा।
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर जो है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जो है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उन प्रतिरोधों का योगफल ही या उन प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए प्रतिरोधों का योग जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो प्रतिरोधों का योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही है। ऐसे प्रकार के सवाल वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इनका योग ही तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध कौन है, यहाँ पे आर है, ठीक है, कैपिटल आर। यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे जगह नहीं यहाँ पे लेता हूँ, लिख सकते हैं तुल्य, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे प्रतिरोधों के योगफल या प्रतिरोधों के योग लिख दीजिए, योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लिख सकते हो इसमें नीचे। तो ये था जो है कि आपका श्रेणी क्रम में, ठीक ना, प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये फॉर्मूला जो है क्या याद रखेंगे। तो आप जो इस तरीके से डेरिवेशन जो आपका ये पूछा जाता है, ये 6 नंबर का पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि पूछेगा तो 6 नंबर का आया, पूछा गया है एग्जाम में। आज पे जो है कि आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सवाल भी आते हैं अच्छे। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने लेते हैं। अब जो है कि इसके बाद जो है कि एक और पार्ट आएगा आपका, जिसमें आपको एक समांतर क्रम देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे, ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे। फिर जो है कि उसके बाद जो है कि न्यूमेरिकल्स जो है कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जो है कि न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अब बहुत जो है कि ऐसा नहीं कि नहीं आता, हर साल जो है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आधा फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, आपका जो विज्ञान है, विज्ञान का जो भाग है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, उसमें आधा प्रश्न जो है कि यहीं से बनते हैं, 3 चैप्टर से। विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों चैप्टर से मिला के आपका फिजिक्स का आधा जो है कि प्रश्न बनता है। मतलब जो है कि आपका 12 से 15 नंबर जो है कि यहीं से आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।